राहुल सर, पिछली वीडियो में आपने हमें बता दिया जी कि बोर्ड के आंसर शीट में हम लोग डिटेल्स कैसे फिल करते हैं हमारे नाम का। अभी आप इस वीडियो में हमें ये बताइए कि हम बोर्ड में ऐसे कैसे आंसर लिखे ताकि हमें फुल मार्क्स मिले एंड एग्जामिनर हमारा बिल्कुल भी मार्क्स कट ना कर पाए। आप हमें कोई प्रो टिप्स दीजिए जिससे हम बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लाने का ट्राई कर सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो फाइनली जैसा कि डिमांड आ रहा है सामने से, तो लास्ट टाइम आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो आंसर शीट सबसे पहले आपको जो मिलता है, ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम जब आप देते हो तो आंसर शीट जो सबसे पहले मिलता है, तो उसमें जो डिटेल्स होते हैं वो कैसे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेंटर नंबर कैसे लिखना है, एक हॉल टिकट आपको मिलेगा उसको देख के नंबर्स में कैसे देखना है, फिगर्स में कैसे रखना है, साइन कैसे करना है, बाकी सब्जेक्ट्स एंड पेपर एंड डेट और लैंग्वेजेस में कैसे लिखना है, वो मैंने ऑलरेडी इसके पहले के एक वीडियो में मैंने बता दिया है। लेकिन आज का जो डाउट है दोस्तों वो ये है कि अंदर के जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना, अंदर का जो ये पेजेस है उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है और ऐसी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिले और जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपके पेपर को देख के और आपको वो फुल मार्क्स देगा अगर आपने वो आंसर को करेक्ट लिखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए आते हैं पेपर के ऊपर। सीधा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो पेपर को करके दिखाऊंगा और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टिप्स भी दूंगा। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सो गाइस, हम आ चुके हैं, हमारे पास यहाँ पे एक आंसर शीट प्रेजेंट है यहाँ पे, और हमारे पास कुछ बेसिक सा इक्विपमेंट्स है जो कि आपके पास भी होगा। मेरे पास एक पेन है, सेलोग्राफर यूज़ करता हूँ, एक रूलर है, एक स्केल है, एक रबर है और एक छोटा सा पेंसिल है। ठीक है, अब इसका ही इस्तेमाल करके आप कैसे अच्छे मार्क्स को लेके आ सकते हो। आपके आंसर शीट में ऐसी क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये तो कुछ डिटेल्स फिलअप किए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने आपका आंसर शीट का बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 1 पे। तो पहला पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो लोग नहीं करते हैं वो ये है दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मार्जिन आपको यहां पे क्रिएट करना होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे आपके पास 2 मार्जिन ऑलरेडी होते हैं, ये एक लाइन होता है और ये एक दूसरा लाइन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए हमारे पास जगह होना चाहिए। तो इस जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो या फिर क्यू भी लिखा तो भी कोई परेशानी नहीं है, सीधा सीधा 1 भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। यानी कि पहला क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दो, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्यू को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 1 लिख दो तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, और ये जगह सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए ही होती है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ये एक कंडीशन है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक और काम करना है, जो कि ये साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका स्केल का लेना है और एक पेंसिल लेना है, और यहां पे जहां पे ये जो लाइंस खत्म हो रहे हैं वहां से आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, सो दैट आपका यहां पे भी राइट हैंड साइड पे भी क्या बन जाएगा, एक मार्जिन बन जाएगा। तो जिस प्रकार मैं यहां पे लाइन को खींच रहा हूं अपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से, आपको उसी प्रकार एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे एक लाइन जो है खींच लेना है, जो आपका मार्जिन जो है वो डिसाइड करेगा राइट हैंड साइड में। एक बार वो आपने कर लिया तो ये दिखने में काफी सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे कि मैंने यहां पे कुछ आंसर्स को लिखे हुए हैं, समझ लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें पहला ए क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन, ऐसा इस प्रकार दिया रहेगा। तो समझ लो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट द कंडीशन फॉर ए स्टडी एंड द डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। आपको ये सवाल पूछा था 2 मार्क्स के लिए, तो आपको आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले जैसा आपको मैंने बताया था कि आपको हमेशा अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आपको अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज का ध्यान रखते हो दोस्तों तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है द 2 लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। सेकंड पॉइंट ये है द 2 लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है द 2 लाइट सोर्स शुड बी इक्वल एंड ब्राइटनेस। एंड फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है द 2 लाइट सोर्स शुड बी नैरो। तो मतलब मुझे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जनरली कौन से सब्जेक्ट में पूछते हैं, या तो साइंस में पूछते हैं या तो एसएसटी में पूछते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखना अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। बट बेसिकली आप जो क्वेश्चन जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर टॉप का होगा या फिर एक्सप्लेन एनीफाई, तो अगर आप वो लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज बताना है वो ये है कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको जितने भी आंसर्स लिखने हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे मैंने बोला
दो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखना है, तो आपने 4 पॉइंट्स लिख दिया, लेकिन वो चारों पॉइंट्स को आपको एकदम अच्छे से लिखना है ताकि ये एक एक लाइन में आ जाए, और अगर बहुत बड़ा होगा तो उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हर नया पॉइंट आपका एक हर नए लाइन पे शुरुआत होना चाहिए, तभी वो सुंदर दिखने में होगा। और आपको हर एक इसके बाद फुल स्टॉप भी डालना है, जो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, फुल स्टॉप डाल दो। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है जो लोग नहीं करते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो ये है कि जब आप आंसर लिखते हो तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ पे पहला लाइन आप देख रहे हो, द टू लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, तो कोहेरेंट जो वर्ड है ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंडरलाइन करूंगा। फिर नीचे में मोनोक्रोमैटिक अंडरलाइन कर दूंगा, इक्वल ब्राइटनेस अंडरलाइन कर दूंगा, यहाँ पे नैरो अंडरलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको जो आंसर है मेरा, ये जो कोहेरेंट आप देख पा रहे हो, कोहेरेंट हो गया या फिर मोनोक्रोमैटिक हो गया, इक्वल ब्राइटनेस, इसको मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया हुआ। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसको ये तुरंत कोहेरेंट पॉइंट, मोनोक्रोमैटिक, इक्वल ब्राइटनेस, नैरो ये दिख जाएंगे, और उसको समझ में आ जाएगा कि बंदे ने करेक्ट आंसर लिखा। वो यहाँ पे सीधा उसको चेक करके 2 मार्क्स का आपका होगा, तो आपको 2 मार्क्स देके चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साइंस और एसएसटी सब्जेक्ट में बेसिक तरीका कि आप किस प्रकार लिख सकते हो। और एक चीज है जो मुझे बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अगेन साइंस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो समझ लो, साइंस में अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, या फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म पूछता है, राइट इन ब्रीफ पूछता है, आंसर इन ब्रीफ पूछता है। तो आपने वो क्वेश्चन जो भी होगा वो लिख दिया, क्वेश्चन नंबर तो आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिया, मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताए हुए हैं किस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर वगैरह देना है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो ऑलरेडी हमने पहले के वीडियोस में बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको साइंस में एक्सप्लेन वाला या फिर ब्रीफ वाला क्वेश्चन पूछता है, तो समझ लो आपको पूछा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल या फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर किसी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। साइंस 2 में भी आप देखोगे 10th स्टैंडर्ड के, तो 5वें चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, हाइडल एनर्जी या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर कई सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक रहेगा उसका आपको यहाँ पे लिखना है डेफिनेशन। आपने हेडिंग डाल दिया ट्रांसफॉर्मर, अब आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, तो उसका आप लिखोगे यहाँ पे डेफिनेशन, एटलीस्ट 2 लाइन का डेफिनेशन याद करके चले जाना हर एक का। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक का मतलब आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर क्या है उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे। तो आप डेफिनेशन लिख दो 2 लाइन में, ये 2 लाइन में आपने डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद आप क्या करो, उस चीज का डायग्राम बनाओ। तो समझ लो, डायग्राम जब भी आप बनाना है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि डायग्राम हमेशा क्या होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक सुंदर सा बॉक्स बना दोगे, और उसी के अंदर क्या रहेगा, आपका डायग्राम रहेगा, और वो डायग्राम का जो नाम है वापस से यहां पे आपको लिख देना है। तो समझ लो डायग्राम का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पे आप लिख दोगे ट्रांसफॉर्मर, और उसके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मर होगा वो यहां पे आप बना दोगे। ठीक है ना, जो भी ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पे बना दोगे, बहुत सुंदर दिखेगा। ये हो गया डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, यानी कि अब कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं, या फिर उसके अंदर मोटर्स होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। तो ये आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू बता दोगे, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 पॉइंट आप बता दोगे। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, या फिर किस प्रकार से वो वर्किंग करता है, किस प्रकार से उसके जो ब्लेड्स है तो घूमते हैं, उसमें पावर जनरेट कैसे होता है। ठीक है ना, ये सभी पॉइंट्स आप बारी बारी से बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप लिख सकते हो। और अगर आप इस प्रकार दिखते हो तो दिखने में भी सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनर आपको यहाँ पे मार्क्स देके चले जाएगा। अगर ये सब कुछ सही है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से 5, जो भी होगा वो देके चला जाएगा। ये हो गया साइंस सब्जेक्ट की बात, क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, तो समझ लो ये मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है और कट किया हुआ है। क्यों कट किया है, कि हो सकता है कि कभी आप लिख रहे हो और आपने कुछ गलत लिख दिया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया और आपको इसको करना है, तो आप सिंपल सा इसको पूरा एकदम अच्छे से कट नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से एकदम गंदा वाला कट करके चले जाते हैं, इस प्रकार से एकदम गंदा वाला कट करके चले जाते हैं, तो वो दिखने में बहुत खराब दिखता है। एग्जामिनर जो होता है उसके लिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है, और आपके लिए भी। तो प्रेजेंटेशन गंदा ना हो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपके स्केल्स के आपके थ्रू एक स्केल से पेन ले लो और उसको ऐसे नॉर्मली 1 से 2 लाइन में बस कट कर दो। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कुछ मिस्टेक की थी और आपने इसको रॉन्ग किया है। और आप अगर ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हो, अगर नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, एक ऐसा इस प्रकार से जो स्पेस बच रहा है खाली, तो स्पेस खाली बच रहा है, तो यहाँ पे एक स्केल से एक लाइन मार दो और यहाँ पे आप लिख दो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज ऐसा लिख सकते हो, इससे उसको ये पता चलेगा कि आप नेक्स्ट पेज में लिखे हो, कुछ तो लिखे हो आपने। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं मैं एक सब्जेक्ट पे जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोग छोटा सा गलती ये करते हैं, जब भी कंस्ट्रक्शंस के फिगर आते हैं तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया। लेकिन अगर ट्राइंगल में सबसे पहले जो ड्रॉ करते हैं हम लोग बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, समझ लो। तो मैंने यहाँ पे ए और बी ड्रॉ किया है। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये जो ब्लू वाला का लाइन जो दिख रहा है, जो मार्जिन वाला लाइन है, उसी के ऊपर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो समझ लो मैंने इसी के ऊपर एक ड्रॉ कर दिया। तो ये आपको नजर आ रहा है क्या, मुझे बताओ।
ठीक है, एकदम लाइट सा दिख रहा होगा, एकदम हल्का सा नजर आ रहा होगा, एकदम हल्का सा। तो ये कभी भी गलती मत करना कि जो मार्जिन है उसी के ऊपर मत ड्रॉ करना, आपको दिखेगा ही नहीं, एग्जामिनर को भी नहीं दिखेगा, फिर आप उसके ऊपर से ट्रायंगल बनाओगे तो ये नीचे का लाइन तो दिखा ही नहीं ठीक से। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कभी भी जब आप बेस लाइन बनाओगे तो 2 लाइन के बीच में एक लाइन बनाओगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इस प्रकार से, ताकि ये जो लाइन है वो बहुत अच्छी से विजिबल हो पाएगा। और इसका जो भी सेंटीमीटर होगा आप उसके नीचे लिख दो, 5 सेंटीमीटर मैंने लिखा हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलती होती है ज्योमेट्री में, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ हिंदी और मराठी में। जैसे हिंदी और मराठी का एक नॉर्मल जो मिस्टेक लोग करते हैं आंसर राइटिंग में, वो ये है कि हिंदी और मराठी में फ्लो चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे हम आपने भी देखा होगा। तो फ्लो चार्ट्स में लोग गलती ये करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं बहुत सारे। तो लोग गलती ये करते हैं, जैसे उनको ये सेम लिखना हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। समझ लो उन्होंने एक बॉक्स बना लिया ऐसा, उसने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, बीच में एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया और एक यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर लोग लिखना शुरू करते हैं। तो समझ लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कारखाने, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, कारखाने में काम करना। तो कभी कभी क्या होता है, ये स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम पड़ जाता है। तो जब आपको ये स्पेस कम पड़ गया तो ये बहुत गंदा दिखता है दिखने में। तो इसके लिए ये गलती ना हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी लिखना है ना उसको लिख लो। आपने कारखाने में काम करना यहाँ पे लिख लिया, मवेशी पालने का शौक लिख लिया, ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी लिख दिया, उदार विचार वाला लिख दिया, ये अब नौकरी से अवकाश प्राप्त, ये लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करो, उसको बॉक्स बना दो, उसके बाहर से फिर बॉक्स बना दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो लिखा हुआ चीज है वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, ये भी अंदर ही रहेगा और ये दिखने में सुंदर दिखेगा। और यहां से इसको एक लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दो, जिसके वजह से ये आपको बहुत सुंदर दिखेगा और गंदा नहीं दिखेगा। ये कितना गंदा दिख रहा है देखो, लेकिन ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। इससे एग्जामिनर खुश होगा और आपने अगर करेक्ट आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स देके जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने रखा हुआ यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है अलजेब्रा, ठीक है। तो समझ लो आपको अलजेब्रा में अंदर कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से एकदम प्रॉपर तरीके से लाइन के ऊपर लिखना है, नंबरिंग डालना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप सेम तरीका फॉलो करोगे जैसा हमेशा मैं वीडियोस में बताता हूँ आपको, लेकिन एक छोटा सा एक इसमें मैं आपका टाइम बचाने के लिए एक चीज दे रहा हूँ, जो कि कैलकुलेशन का पार्ट। तो क्या करना है, अलजेब्रा के पेपर में अक्सर आप क्या कर सकते हो, एक अलग से यहाँ पे मार्जिन लाइन कर सकते हो। एक्चुअल में हमारा मार्जिन लाइन क्या था, ये वाला लाइन लास्ट वाला, ये हमारा मार्जिन लाइन था अलग से जो हमने बनाया हुआ था। लेकिन आपको क्या करना है, अपने स्केल के बराबर या फिर स्केल से थोड़ा बड़ा एक और लाइन एक्स्ट्रा खींच देना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खींचा हुआ है। एक और एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे खींच देना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका रफ जो वर्क है वो कर सकते हो। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं, रफ लास्ट पेज में करते हैं, ये आप सब जानते होंगे। तो समझ लो मैंने इसको बनाया हुआ है मेरे लास्ट पेज को, ठीक है ना, ये मेरा जो लास्ट पेज है इसको मैंने क्या बनाया हुआ है दोस्तों, रफ वर्क बनाया हुआ है। तो ठीक है, अब यहां पे समझ लो कि ये क्वेश्चन है, समझ लो यहां पे आप सॉल्व कर रहे हो 0.377 मल्टीप्लाई बाय 6.733, इस चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। इसका आंसर आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे तो आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, ये पेज को क्या करोगे, पलटोगे, ठीक है, और लिखोगे यहां पे 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट क्या था, फिर मैं पीछे देखूंगा, फिर मैं आगे देखूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे बार बार इसको पेज को पलटना पड़ेगा, बार बार मैं पेज को क्या कर रहा हूं, पलट रहा हूं। तो इससे ये आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने पीछे पलटा क्या था, 0.377 था, ठीक है, आपने ये लिख लिया, ठीक है, 0.377 था, मल्टीप्लाई, फिर क्या था, फिर आपने पीछे मुड़ के देखा कि अरे क्या, फिर क्या था, 6.733 था, फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो 6.733। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पीछे की तरफ कर रहे हो, तो आपका पेज पलटने में टाइम वेस्ट भी हो रहा है। और दूसरा हो सकता है कभी कभी कि आप पेज जब पलट के लिखोगे तो आप कहीं गलत ना लिख दो, ये 0.377 के बदले आप गलती से अगर लिख दिए 0.374, गलती से आपने लिख दिया, होता है कभी कभी चीज। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो आंसर होगा दोस्तों वो गलत आएगा, या फिर पूरा का पूरा जो आंसर है एकदम अलग आएगा। तो ये चीज ना हो, इसीलिए कोशिश ये करना कि अलजेब्रा के पेपर में एक अलग से यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट बना लिया और इसमें ही आप मल्टीप्लाई करो, इसमें ही जो चीज करना है वो इसमें ही करो। और इससे एग्जामिनर को ये भी पता चलेगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो आपने खुद ने किया है, आपने कहीं छाप के नहीं किया है। और इससे आप उनके नज़र में और अच्छे हो जाओगे और आपका आंसर करेक्ट आया होगा तो आपको फुल मार्क्स देके चले जाएगा। तो ये था अलजेब्रा का पार्ट, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा टोटल आज के ये वीडियो बनाने का मकसद। ऑलरेडी बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, कुछ वीडियोस तो बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा जो तरीका था जिसमें हमने आपको ऑलरेडी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 और इवन हिंदी, मराठी, ठीक है ना, इंग्लिश का भी, तो इस प्रकार से चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा और एक लाइव प्रैक्टिकल तरीके से हमने ये आंसर शीट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसी
प्रकार से प्रैक्टिस करोगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी प्रकार आंसर भी लिखोगे बाकी हर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको अपने मार्क्स जो है बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। बताओ यार कि यार ये तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं उसके से मार्क्स उनके कट हो जाते हैं। तो टू गेट द फुल मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।